नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर गुप्त काल पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुप्त शासकों के बारे में देखें। ईसा की चौथी सदी में एक नए भारतीय राजवंश का उदय हुआ, जिसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर एक विशाल राज्य की स्थापना की, जो गुप्त राजवंश कहलाया। गुप्त राजवंश का शासन 200 साल से अधिक समय तक कायम रहा। गुप्त सम्राट न केवल शक्तिशाली नरेश थे, बल्कि वे विद्या के संरक्षक भी थे। उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया। चंद्रगुप्त प्रथम वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। लिच्छवी जनजाति की पूर्वोत्तर भारत में अब भी प्रतिष्ठा कायम थी। लगभग 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गद्दी संभाली। उसने साकेत यानी अयोध्या और प्रयाग यानी इलाहाबाद और मगध पर शासन किया। एक बार फिर मगध उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य बन गया। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने इस राज्य को और भी अधिक शक्तिशाली बनाया। एक अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। यह अभिलेख इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि हरिसेन ने इस अभिलेख की रचना की थी। यह इलाहाबाद के किले में इस समय है। सबसे पहले सम्राट अशोक ने इस स्तंभ पर अपना एक लेख खुदवाया था। बाद में समुद्रगुप्त से संबंधित लेख भी इस पर खुदवा दिया गया, और उसके बाद एक मुगल लेख भी इसी स्तंभ पर खोदा गया। समुद्रगुप्त ने अपने पिता से उत्तराधिकार में राज्य प्राप्त किया। राजा बनने पर वह दिग्विजय के लिए निकला। अपने लंबे अभियान में उसने भारत के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के 4 राजाओं को हराया और आजकल के दिल्ली प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। उसने दक्कन और दक्षिण भारत के कई राजाओं से युद्ध किया, जैसे उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु के राजाओं से। उसने पूर्वी भारत के राजाओं पर चढ़ाई की और अरण्य प्रदेशों के अनेक राजाओं को अपना चाकर बनाया। उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल और उत्तर भारत के राजाओं, राजस्थान के 9 गणराज्यों, कुषाण राजाओं, श्रीलंका के राजा और शायद सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक के द्वीपों से भी कर वसूल किए। परंतु मौर्य राजाओं की तुलना में गुप्त राजाओं का प्रत्यक्ष शासन कम ही क्षेत्र पर था। कर देने वाले राजा गुप्त शासन के सीधे अधीन नहीं थे। दक्षिण के राजा जल्द ही गुप्त शासन से अलग हो गए। पश्चिम में शकों ने नया खतरा खड़ा कर दिया। इस तरह गुप्त साम्राज्य प्रमुखतः उत्तर भारत तक ही सीमित था और उतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्य साम्राज्य। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि कवि और संगीतज्ञ भी था। उसके एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। वह विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। पश्चिम भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शकों पर उसने चढ़ाई की और विजय प्राप्त की। उसने दक्कन और दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंधों के जरिए मित्रता कायम की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध दक्कन के वाकाटक राज्य से था। विद्या और कला के संरक्षक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे अधिक याद किया जाता है। उन दिनों राजा यदि किसी दार्शनिक, कवि या लेखक की रचना से प्रसन्न होता था तो उन्हें राज्याश्रय मिलता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात का गर्व था कि उसके दरबार में देश के सबसे बुद्धिमान कुछ विद्वान मौजूद हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के कई शासक कमजोर निकले। मध्य एशिया के हुणों ने उत्तर की ओर से आक्रमण करके उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। हुण खानाबदोश लोग थे। उन्होंने चीन पर हमला करने की कोशिश की, परंतु पराजित हुए। इसलिए वे मध्य एशिया में फैल गए। भारत की दौलत के बारे में सुनकर उन्होंने ईसा की 5वीं सदी में उत्तर भारत पर हमला किया। उनके लगातार हमलों के कारण गुप्तों की शक्ति क्षीण हो गई और अंत में हुण पंजाब तथा कश्मीर के शासक बन गए।
करीब 100 साल तक हुण शक्तिशाली बने रहे। उसके बाद उनकी शक्ति क्षीण हो गई, परंतु तब तक उनमें से बहुत से भारत में अस्थायी रूप से बस गए और भारतीय जन समुदाय का अंग बन गए। गुप्तों की शासन व्यवस्था के बारे में देखें। गुप्तों की शासन व्यवस्था मौर्यों की शासन व्यवस्था से भिन्न थी। प्रांतों के शासक यानी गवर्नर मौर्य काल की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे। उदाहरण के लिए अपने हर काम के लिए वे राजा की अनुमति नहीं लेते थे। प्रांत जिलों में बांटे गए थे और जिलों के लोगों से कहा जाता था कि वे शासन व्यवस्था में मदद करें। गवर्नर को सलाह देने के लिए जिला समितियां थीं और के अधिकारी ही नहीं बल्कि शहरों के नागरिक भी शामिल थे। गुप्त शासन के कुछ अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था, लेकिन बाद के शासकों के समय में यह प्रथा बदल गई। नगद वेतन के स्थान पर अब अधिकारियों को उनके वेतन के बराबर भूमि से राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाने लगा। अधिकारियों को वेतन नगद के रूप में न देकर जागीर के रूप में देने का परिणाम यह हुआ कि राजा का उन पर उतना अधिकार नहीं रहा जितना कि मौर्य सम्राटों का अपने अधिकारियों पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में शासक कमजोर साबित हुए तो दूर के कुछ प्रांतों के गवर्नर राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे। जब गुप्त साम्राज्य भंग हुआ तो इन गवर्नरों ने अपने अपने छोटे प्रांतों का राजा घोषित कर दिया। गुप्त युगीन जनजीवन, इससे संबंधित थोड़ी बातें देखें जो एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण रूप से लिखी गई हैं। समाज, कुषाणों के समय में भारत के बौद्ध धर्म प्रचारक मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में सक्रिय रहे और कुछ चीन तक भी पहुंचे। जब चीनी लोगों की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ी तो उनके कुछ विद्वानों की भारत में उपलब्ध मूल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने की इच्छा हुई। इन चीनी विद्वानों में एक था फाहियान। वह 399 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ और गोबी मरुस्थल तथा मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। वह भारत के विभिन्न बौद्ध विहारों में कई साल तक रहा। उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तकें इकट्ठी की। चीन वापस लौटने पर उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में ग्रंथ लिखा। फाहियान के इस विवरण में गुप्तकालीन जीवन के बारे में हमें बड़ी उपयोगी जानकारी मिलती है। फाहियान लिखता है कि अलग अलग विचार होने के बावजूद बौद्ध और ब्राह्मण आपस में शांतिपूर्वक रहते हैं। उसने भारत की धन दौलत और समृद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। लोग कानून का पालन करने वाले और ईमानदार थे। कानून नरम थे और दंड भी कठोर नहीं थे। गांवों की संख्या बहुत अधिक थी। कृषि भूमि के करों से राज्य को आमदनी होती थी। फाहियान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे, परंतु इस काल के अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है कि मांस भी खाया जाता था। समाज जातियों में बटा था। अधिकतर जातियां आपस में मेलजोल से रहती थीं, परंतु नगरों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ये लोग थे अछूत। उन्हें बाकी नगरवासियों से दूर नगर के बाहर रहना पड़ता था। उन्हें इतना अपवित्र माना जाता था कि उच्च जातियों के लोग उनकी तरफ देखना तक ठीक नहीं समझते थे, जबकि ये वे लोग थे जो उच्च जातियों के लिए श्रम करते थे। गुप्तकालीन समाज के बारे में यह निश्चय ही एक बुरी बात थी। दूसरे मनुष्यों के प्रति इतनी घृणा एक गंभीर दोष था। गुप्त युगीन व्यापार, पहले के काल में व्यापार में वृद्धि होने के कारण नगर बड़े और समृद्ध हुए। गुप्त काल के आरंभिक दौर में यह समृद्धि जारी रही। न केवल भारत के भीतर और पश्चिम एशिया के साथ बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार होता था। बहुत से व्यापारी माल लेकर विदेशों में जाने लगे और उसे भारी मुनाफे पर बेचने लगे। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ समुद्री यात्रा और जहाज निर्माण के ज्ञान में भी वृद्धि हुई। पहले से बड़े जहाज बनाए जाने लगे और पश्चिमी तथा पूर्वी तटों के बंदरगाहों में पहले से अधिक जहाज झुंड बनाने लगे। गंगा के नदी मुख प्रदेश यानी डेल्टा में स्थित ताम्रलिप्ति, जिसे ताम्लुक भी कहा जाता है, बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्ण भूमि यानी बर्मा, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, यवद्वीप यानी जावा और कंबोज यानी कंबोडिया जैसे देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता था। भड़ौच, सुपारा और कल्याण पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह थे और वहां से भी दक्षिण पूर्व को जहाज भेजे जाते थे। व्यापार के साथ साथ भारतीय धर्म और संस्कृति
बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा, कला तथा भारतीय संस्कृति के अन्य रूप दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचे। दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति के कुछ पहलुओं को पसंद किया और उन्हें अपना लिया। हालांकि उन्होंने अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को भी कायम रखा। आज भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति के बीच अनेक बातें समान हैं। मालाबार तट पर स्थित अनेक बंदरगाहों से भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब, ईरान तथा भूमध्य सागरीय देशों को ले जाई जाती थी। व्यापारियों के काफिले यानी सार्थवा काफिलों का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था। व्यापारियों के काफिले यानी सार्थ और धर्म प्रचारकों की मंडलियां भी स्थल मार्ग से मध्य एशिया और चीन जाया करती थी। लेकिन गुप्त काल के अंतिम दौर में उत्तर भारत में व्यापार का ह्रास हुआ। गंगा के मैदान के नगरों में इस अवनति के लक्षण प्रकट होते हैं। इसका आंशिक कारण था हुड़ों की हलचल से मध्य एशिया में पैदा हुई अस्थिर परिस्थितियां। एक अन्य कारण हो सकता है बाढ़ों से और नदी मार्गों में हुए परिवर्तन से गंगा की द्रोणी के वातावरण में आया बदलाव। गुप्तकालीन धर्म। गुप्त काल में हिंदू धर्म बड़ा शक्तिशाली बन गया, परंतु अभी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं होता था। बाद में अरबों ने हिंद के निवासियों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू लोग शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे। चूंकि उस समय शिव और विष्णु की उपासना बड़ी लोकप्रिय हो गई थी, इसलिए गुप्त काल के इस धर्म को भी हिंदू धर्म कहा जाता है। अधिकांश गुप्त नरेश वैष्णव थे यानी विष्णु के उपासक। उन्होंने अश्वमेध जैसे धार्मिक यज्ञ भी किए, परंतु अब धार्मिक यज्ञ उतने नहीं होते थे जितने कि वैदिक काल में। राजाओं ने मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिए। अब ब्राह्मणों ने प्रार्थनाओं तथा स्तोत्रों से विष्णु की उपासना किए जाने पर अधिक बल दिया। देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। इन मूर्तियों के लिए छोटे छोटे देवगृह बनने लगे। यह मंदिरों के निर्माण की शुरुआत थी। विश्वास किया जाता था कि लोगों को सदाचारी जीवन का मार्ग दिखाने के लिए विष्णु कभी कभी पृथ्वी पर उतरते हैं। इसी को अवतार लेना कहा जाता है। विष्णु ने मनुष्य या पशु रूप में अवतार लिया था। रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जोड़े अथवा पुनः लिखे गए। अब इन्हें धार्मिक साहित्य माना गया। आज इन्हें हम संस्कृत में जिस रूप में पढ़ते हैं वह रूप गुप्त काल में बना है। गुप्तकालीन वास्तुकला। गुप्त राजाओं और अन्य शासकों ने विष्णु और शिव की उपासना के लिए मंदिरों का निर्माण करने हेतु अनुदान दिए। ये मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं की भांति नहीं थे। इन्हें ईंट और पत्थर जैसी चीजों से बनाया गया था। इस काल के आरंभिक मंदिर बहुत साधारण थे। इनमें केवल एक कक्ष होता था जहां देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। यह गर्भगृह कहलाता था। इस कक्ष के प्रवेश द्वार को मूर्ति कला से सजाया जाता था। धीरे धीरे कक्षों की संख्या बढ़ती गई, 1 से 2, 3, 4 और ज्यादा पर पहुंची। अंततः बाद की शताब्दियों में मंदिर बहुत विशाल हो गए और उनके प्रांगण में कई भवन बनने लगे। यदि तुम सांची जाओ तो वहां तुम्हें बौद्ध स्तूप के पास इस काल का बना हुआ एक कक्ष का एक मंदिर देखने को मिलेगा। देवगढ़ में भी उस युग का ऐसा ही एक छोटा मंदिर है। गुप्त काल में वाराणसी के निकट सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार था। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं। इनकी गणना भारतीय मूर्तिकला की सबसे सुंदर कृतियों में होती है। कुछ बौद्ध विहार पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाओं के रूप में थे। ऐसा एक गुफा विहार औरंगाबाद के पास अजंता में था। इन गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, किया गया था। ये चित्र आज भी मौजूद हैं और इनके रंग अब भी लगभग वैसे ही ताजे हैं जैसे कि वे शुरू में थे। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त शासकों की धर्म के अलावा दूसरी बातों में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने कवियों और लेखकों को भी प्रोत्साहन दिया। इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप उच्च कोटि के कुछ काव्य ग्रंथों और नाटकों की रचना हुई। माना जाता है कि कालिदास कुछ साल तक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहे। उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनके मेघदूत और रघुवंश काव्यों में साहित्यिक गुणों के अलावा गुप्तकालीन समाज का भी स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है। कालिदास की संस्कृत भाषा सुंदर है।
उनके पहले की संस्कृत रचनाओं में ऐसी सुंदर भाषा देखने को नहीं मिलती। एक अन्य लोकप्रिय ग्रंथ था पंचतंत्र, जिसमें कहानियों का संग्रह है। विज्ञान। इस काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर। दोनों ही ज्योतिषी तथा गणितज्ञ थे। गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष का विभाजन हो गया था। फलित ज्योतिष में आकाश के पिंडों की जानकारी का उपयोग भविष्य बताने के लिए हुआ। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु उनके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। आज हम जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था। भारतीय गणितज्ञों ने दार्शनिक स्थानमान पद्धति का प्रयोग किया और उन्हें शून्य की जानकारी भी थी। भारतीय अंक पद्धति और अंक संकेतों को अरबों ने अपना लिया, फिर वहां से इन्हें यूरोप ले जाया गया। अतः जिन्हें हम अरबी अंक कहते हैं, वे वस्तुतः भारतीय मूल के अंक हैं। दिल्ली में मेहरौली के नजदीक का लौह स्तंभ उत्तम किस्म के लोहे के उपयोग का उस समय का एक अद्वितीय उदाहरण है। आयुर्वेद पर भी ग्रंथ लिखे गए। भाषा का अध्ययन, विशेषकर व्याकरण और कोश रचना का ज्ञान उस समय बहुत उन्नत था। धन्यवाद।